सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम मेरी जंग में, और मैं हूं आपका मेजबान सलमान मिर्जा। जनाब वाला, पाकिस्तान में जो सियासी सूरत हाल है वो काफ़ी ज़्यादा नाजुक सूरत हाल पर आ चुकी है, नाजुक मोड़ पर आ चुकी है। लेकिन आज सियासी सूरत हाल पर बात करेंगे, लेकिन कराची की सूरत हाल पर बात करते हैं जो कि ख़तरनाक मोड़ पर आती भी जा रही है, क्योंकि पिछले कई दिनों से जो एक धमाकों की सीरीज़ हो रही है, आज तीसरा धमाका हुआ है। और ये कराची का दिल है एम ए जिना रोड, यहाँ पर एक ज़ोरदार धमाका हुआ है। किस नौयत का ये धमाका था, कितना बड़ा ये धमाका था, कितनी कैजुअल्टीज़ हुई, कितनी हलाकतें हुई, इस पर मजीद बात करेंगे। कामरान मिन्हास हमारे नुमाइंदे इस वक्त स्पॉट पर मौजूद, बात करते हैं। कामरान, बताइएगा, ये गालिबन पिछले 1-1.5 हफ्ते में ये शायद तीसरा धमाका बताया जा रहा है, तो ये किस नौयत का धमाका था, कितने लोग जख्मी हुए हैं? जी बिल्कुल, रोशनियों के शहर को जो है अंधेरों में धकेलने की कोशिश वाज़े तौर पे नज़र आती है। दहशत गर्दों के निशाने पे कराची नज़र आ रहा है। गुज़श्ता जो है 1.5 हफ्ते में ये तीसरा धमाका जो है कराची में हुआ है। ये धमाका जो है कागजी बाज़ार है, तिजारती मरकज़ है कराची का दिल कहा जाए इस इलाके को तो बिल्कुल गलत ना होगा। यहाँ पर जो है ये धमाका हुआ है, और धमाके के फौरी बाद जो है यहाँ पर जो रेस्क्यू इदारे हैं, उसके अलावा सिंध रेंजर्स और सिंध पुलिस की बड़ी नफरी यहाँ पर मौके पे पहुँच गई थी। 13 ज़ख्मियों को जो है फौरी तौर पे जो है अस्पताल मुंतकिल किया था, जिसमें एक खातून जो है शहीद हो चुकी है। इब्तदाई तौर पर जो है यही बताया जा रहा है। यहाँ पर जो है CTD के SSP राजा उमर खिताब भी आए थे, वो भी यहाँ पर जो है अपने एहलकारों के साथ तफ्तीश कर रहे हैं। सिंध रेंजर्स के जो एहलकार हैं वो भी यहाँ पर तफ्तीश करते हुए नज़र आ रहे हैं। अच्छा। उसके अलावा दीगर जो सिक्योरिटी इदारे उन्होंने जो है कॉर्डन ऑफ किया हुआ है। मेरे अकब में वो मकाम मौजूद है जहाँ पर ये धमाका किया गया। एक एनी शाइस से हमारी अभी कुछ देर पहले बात हुई थी, उसने जो है नाम ना बताने की शर्त पे कहा है कि बाकायदा तौर पे ये रिमोट कंट्रोल धमाका था। जिस वक्त ये धमाका हुआ वो इस मकाम से कुछ ही दूर जो है मौजूद था, और उसके सामने कुछ मोटरसाइकिल सवार लोगों ने रिमोट इस्तेमाल करते हुए वो नज़र आ रहे थे। तो यकीनी तौर पर यहाँ पर जो है यानी शाहिदीन जो है उनके बयानात भी क्या पता चल रहा है, तहकीकात में पेशरफ्त हो रही है। तीसरा धमाका है शहर कायद कराची में, कुछ पता चल सका है कि कौन है इसके पीछे, क्या तहकीकात में पेशरफ्त सामने आ रही है? जी देखें, जो पहले धमाका हुआ था यूनिवर्सिटी में, जो धमाका हुआ था उसमें तो वाज़े था कि BLA के दहशत गर्दों ने जो है वो निशाना बनाया था, अमन को ख़राब करने की कोशिश की थी। अभी जो है इब्तदाई तौर पर जो है सिक्योरिटी इदारों की जानिब से कुछ नहीं कहा गया, ना किसी ने जो है जिम्मेदारी कबूल की है। अभी जो है जो फोर्सेस हैं वो ये जानने की कोशिश कर रही हैं, बम डिस्पोजल स्क्वाड जो है वो भी मौके पर पहुँच गया, और ये जानने की कोशिश की जा रही है कि धमाका जो है रिमोट से किया गया, क्योंकि इब्तदाई तौर पर यहाँ पर सिलेंडर की भी दुकानें बताया गया था। सिलेंडर धमाका है, लेकिन सिलेंडर की दुकानें जो है बिल्कुल महफूज हैं। तो इस वक्त जो है तहकीकात की जा रही है इस हवाले से कि धमाका जो है किस नवैयत का था और करने वाले कौन थे। अभी तक किसी ने जिम्मेदारी कबूल नहीं की। बहुत बारीक बीनी से जो है इस वक्त जो है तहकीकात का अमल जारी है। मुतवक्का तौर पर कुछ ही देर में जो है वाज़े तौर पर पता चल सकेगा कि धमाका जो है ये किस नवैयत का था। तो लेकिन एक बात वाज़े तौर पर नज़र आती है कि कराची में तिजारती मरकज़ कागजी बाज़ार में ये धमाका किया गया है। मोबाइल को जो है धमाका निशाना बनाया गया, पुलिस मोबाइल को। 3 पुलिस एहलकार भी ज़ख्मी हैं इसमें, जिनका इलाज किया जा रहा है। इस वक्त तो सूरत हाल जो है एक चैलेंज जो है कानून नाफिज करने वालों के लिए है, और कानून नाफिज करने वालों को इस हवाले से कर रहे हैं। यहाँ पर रेस्क्यू इदारों के जो है थी कि इस तरह की कोई कार्रवाई हो सकती है, असास इदारों की जानिब से कोई इस तरह का बरासला दिया गया था? जी देखें, जब खुदकुश धमाका हुआ था कराची यूनिवर्सिटी के पर, वहाँ पर जो शहादतें हुई थी, उसके बाद जो है BLA ने इसकी जिम्मेदारी भी कबूल की थी, और आइंदा जो है हमलों का भी अंदिया दिया था कि मज़ीद जो है निशाना बजाया जाएगा। तो इस हवाले से धमकी भी मौजूद थी, थ्रेट भी मौजूद था। इस हवाले से जो है कराची पुलिस चीफ और दीगर जो पुलिस अफसरान हैं वो सिक्योरिटी के हवाले से दावे भी कर रहे थे कि बहुत ज़्यादा टाइट कर दी गई है। बहुत शुक्रिया, और आप भी अपना बहुत ख्याल रखिएगा जनाब। हमारे जो ऐसी जगहों पर जाते हैं और
और कवरेज करते हैं, तमाम ही चैनल के नुमाइंदेगान वहां पर जाते हैं, तो सबको अपना ख्याल रखना चाहिए। मोहम्मद सलीम हमारे नुमाइंदे इस वक्त हमें हॉस्पिटल से ज्वाइन करें जहां पर जख्मियों को लाया गया है, कैसी तिब्बी सहूलियात उनको प्रोवाइड की जा रही है और सबसे इंपॉर्टेंट कि इस वक्त उनकी हालत कैसी है। मोहम्मद सलीम बताइएगा, क्या मनाजिर देख रहे हैं, क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं, जितने जख्मियों को वहां पर लाया गया है, कैसी चोटें आई हैं उनको? जी देखिए सलमान, मैं इस वक्त ट्रामा सेंटर के बाहर मौजूद हूँ। खारादर बम ब्लास्ट जो हुआ है उसके ज़ख्मियों को यहाँ पर सिविल अस्पताल के ट्रामा सेंटर में लाया जा रहा है। इस वक्त जो है वो 11 ज़ख्मियों की तादाद बताई जा रही है। कुछ वक्त पहले साबिक वज़ीर इत्तलात सईद गनी यहाँ पर पहुँचे थे। उन्होंने हमें बताया, मीडिया को बताया कि जो है वो 12 ज़ख्मी हो चुके हैं। इस वक्त उनकी अस्पताल इंतज़ामिया से बात हुई है, जिनमें से जो है वो एक खातून 30 साल सनिया जान बाक हो चुकी है। और वो बता रहे थे कि 12 में से तो 3 पुलिस एहलकार होंगे ना जिनको टारगेट किया गया, बाकी जो लोग थे वो रागीर थे। जी देखें सलमान, बिल्कुल ऐसा ही है। इस बात की कंफर्मेशन एडिशनल आईजी कराची गुलाम नबी मेमन ने भी की है कि 12 में से जो 3 हैं पुलिस एहलकार शामिल हैं, उनमें से एक एएसआई है वहाँ पर, क्योंकि धमाके के मकाम पर एक पुलिस मोबाइल शामिल थी। डिस्ट्रिक्ट साउथ के जो DIG साउथ हैं शर्जील खलल, उनकी तरफ से ये बताया गया है कि ये जो है वो सदर के जैसा ही कुछ इस तरह का वाक़या लगता है, टारगेटेड लगता है। मैं इस वक्त ट्रामा सेंटर के बाहर मौजूद हूँ क्योंकि तमाम ज़ख्मियों को यहाँ लाया जा रहा है। मेरे अकब में कैमरामैन दानिश शकील आपको दिखाएंगे कि ट्रामा सेंटर में किस कदर लवाहिकीन की है और क्योंकि तमाम तर ज़ख्मी यहाँ पर मौजूद हैं तो लवाहिकीन यहाँ पर आ रहे हैं। इमरजेंसी ट्रामा सेंटर में नाफिज कर दी गई है, CM सिंध की तरफ से अहकाम दिए गए हैं। मोहम्मद सलीम ज़ारी, आप सूरत हाल से आकर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया जनाब। कराची में सूरत हाल ये है कि जनाब एक हफ्ते के दौरान ये दूसरा बड़ा धमाका हुआ है। कानून नाफिज करने वाले इदारों को इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए कि जनाब जिस तरह से हमने दहशतगर्दी पर काबू पाया, दहशतगर्दी को शिकस्त दी, अब एक बार फिर से जो बचे कुछ दहशतगर्द हैं शायद वो सर उठाने की कोशिश करें। जनाब अब कुछ सियासी सूरत हाल पर बात कर लेते हैं। जनाब हमारे मुल्क की मईशत को हमेशा से ही सियासत की नजर किया गया है और आज नौबत यहां तक आ चुकी है कि माहिरी माशीन जो है लोग होते हैं वो मुल्क के दिवालिया होने का खदशा जाहिर कर रहे हैं। होमवर्क किए बगैर बिना किसी कैलकुलेशन के शहबाज शरीफ साहब और उनके इत्तेहादी इमरान खान को हटाकर हुकूमत में आ तो गए हैं, लेकिन मुस्लिम नून की सरबराही में कायम होने वाली मखलूत हुकूमत को इस वक्त सियासी महाज के साथ साथ माशी मैदान में भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ महंगाई है जो हुकूमत से कंट्रोल होने का नाम नहीं ले पा रही और दूसरी तरफ आलमी सतह पर तेल की बढ़ती हुई कीमतें हैं जिसका बोझ आने वाले दिनों में हुकूमत अवाम पर डालने की कोशिश करेगी। शहबाज शरीफ और उनके इत्तेहादी सख्त माशी फैसलों से कतरा रहे हैं जिसका मकसद अवाम पर पड़ने वाले बोझ की सूरत में अवामी रिएक्शन से बचना है, लेकिन अपनी हुकूमत बचाने के लिए शहबाज शरीफ के इस फैसले से मुल्क को यकीन जानिए माशी तौर पर बेपनाह नुकसान उठाना पड़ रहा है। मुल्क का बजट खसारा बढ़ रहा है क्योंकि हुकूमत को तेल की कीमतें कम करने के लिए खजाने से सब्सिडी की सूरत में माहाना बुनियादों पर अरबों रुपए अदा करने पड़ रहे हैं। इसके साथ साथ हुकूमत के लिए एक मसला बैरूनी कर्जों का ना मिलना भी है। IMF ने पाकिस्तान के साथ कर्ज प्रोग्राम की बहाली के लिए तेल और बिजली पर दी जाने वाली सब्सिडी के खात्मे की शर्त रखी है और अगर हुकूमत IMF की शर्त मान लेती है तो अवाम महंगाई की सुनामी के लिए तैयार हो जाएं, जबकि सऊदी अरब से वजीर आजम के दौरे के बावजूद कोई फंडिंग ना मिलना भी हुकूमत की नाकामियों की एक बड़ी वजह करार दिया जा रहा है। इसके बाद हुकूमत अब घबराना शुरू हो गई है। वजीर आजम पाकिस्तान के मसाइल का हल लंदन में तलाश कर रही है। पाकिस्तान के लिए होने वाले फैसलों पर लंदन में बैठकर मुशावरत हो रही है, लेकिन शहबाज शरीफ लंदन में नवाज शरीफ के साथ मुलाकातों के बाद भी कोई जनाब वाज़ेह हिकमत अमली अभी तक ला नहीं पा रहे हैं। खराब माशी कारकर्दगी, इमरान खान की मकबूलियत से हुकूमत पहले ही परेशान थी, अब इत्तेहादियों ने भी हुकूमतों को आंखें दिखाना शुरू कर दी हैं। पहले मौलाना फजल रहमान ने फौरी इलेक्शन का मुतालबा किया था, आज MKM पाकिस्तान ने भी इलेक्शन करवाने का मुतालबा दोहरा दिया है। शहबाज हुकूमत हर तरफ से नाकाम होती हुई नजर आ रही है और अगर कोई उस पर उंगली उठा रहा है तो लोगों को सच दिखा रहा है, उसके खिलाफ बात कर रहा है। हुकूमत उसकी आवाज दबा रही है, उसको हिरासा किया जा रहा है। सीनियर सहाफी समी इब्राहिम के खिलाफ हुकूमत की इंतकामी कार्रवाई में आज ये बात सामने आई है जनाब कि FIA कानून की धज्जियां उड़ाते हुए समी इब्राहिम को हिरासा किया जा रहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होने वाली समाअत में पता चला कि FIA ने जनाब ना तो अभी तक मुकदमा दर्ज किया है और ना ही कोई FIR काटी है। तो फिर सवाल ये पैदा होता है, सवाल असल यही है कि कानून के बरखिलाफ
FIA अब तक किसी के कहने पर सीनियर सहाफी समी इब्राहिम को क्यों हिरासत कर रहा है? अदालत ने सीनियर सहाफी समी इब्राहिम की हिफाजती जमानत मंजूर करते हुए FIA को हुक्म दिया है कि सहाफियों के मामले में कार्रवाई से पहले PFUJ से मुशावरत मुकम्मल की जाए। सियासी सूरत-ए-हाल पर भी बात करेंगे। मुस्लिम लीग नून के पास कितने ऑप्शंस रह गए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास कितने ऑप्शंस रह गए, क्योंकि यकीन जानिए एक तरफ इत्तेहादी जमातें हैं जो कि हुकूमत कर रही हैं, लेकिन वर्सेस इमरान खान नहीं है। इत्तेहादी जमातें वर्सेस इमरान खान नहीं है। इस वक्त जो वर्सेस है, जिनके दरमियान मुकाबला चल रहा है, वो मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही है। तो जनाब फवाद चौधरी साहब ने इस वक्त मुझे ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। फैसल करीम कुंडी साहब थोड़ी देर में मुझे ज्वाइन करेंगे। फवाद चौधरी साहब, स्टार्टिंग फ्रॉम यू सर, आज का जलसा भी जबरदस्त किस्म का हो गया, लेकिन इसके साथ ही कुछ ऐसी आवाजें भी उठ रही हैं कि इलेक्शंस की तरफ चले जाना चाहिए, तो क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, पाकिस्तान में एक्चुअली अब तो जो प्रॉब्लम है वो ज़्यादा हमारा जो एक मुआशी बहरान है उसने इतना ज़्यादा एक सर उठा लिया है कि बाकी सारी चीज़ें पीछे रह गई हैं और यही ख़तरा था। और इसीलिए जब शौकत तरीन साहब ने ये ब्रीफिंग दी थी, अच्छा, और उस पर यह कहा गया था कि जिस किस्म के हालात हैं उनमें अगर एक पॉलिटिकल क्योस हो गया तो उसके नतीजे में पाकिस्तान की मईशत को बहुत नुकसान होगा। अच्छा। और बदकिस्मती से जो उस वक्त प्रेडिक्शन की गई थी वही हुआ है, वही हो रहा है। और अब एक इतना बड़ा सियासी बहरान है कि ये जो मईशत है उससे बाहर नहीं है, वो ये उस गर्दाब में फंस गई है जो सियासी बहरान के नतीजे में पैदा हुआ है। आप देख सकते हैं कि 8 मार्च को जब नो कॉन्फिडेंस पेश हुई, उसके बाद से अब तक $16 जो है वो अप्रिशिएट किया है। अबाउट 3600 पॉइंट जो है वो मार्केट गिर गई है, 650 अरब रुपए का लॉस हुआ है लोगों का। तो ये सारे जो मामलात हैं इनमें बहुत पेचीदगी है और मामलात जो है वो खराब है। तो ये तो सारी चीज़ें अपनी जगह पर हैं जिसकी आप निशानदेही कर रहे हैं और मीडिया भी इसकी बार बार निशानदेही करता है, लेकिन आपको क्या लगता है हुकूमत की जो इस वक्त तरजीहात है, क्या वो महंगाई कंट्रोल करना है? क्योंकि महंगाई कंट्रोल का नारा लगा के ही ये हुकूमत आई थी और आपसे कहा था कि जनाब आप लोग ना आए बकौल उनके, और आपको हटा दिया गया था और वो लोग आ गए थे। लेकिन अब सूरत हाल मुख्तलिफ होती जा रही है। आपको लगता है कि इस्लाहात इनकी तरजीह है या महंगाई को कंट्रोल करना इनकी तरजीह है? देखिए जी, इलेक्शन आप क्यों करवाएंगे? इलेक्शन आप इसलिए कराएंगे कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आए। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी तो आपकी इकोनॉमी की स्टेबिलिटी आएगी। ये नहीं हो सकता कि आप कहें कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तो नहीं रहे लेकिन इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ जाए। अच्छा, ये उल्टा है। पहले आपको पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लानी पड़ेगी, फिर आपकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। सही है। लेकिन सर एक बात ये भी है, आपके जो मुखालफीन है ना वो ये बात भी कर रहे हैं कि खान साहब जितना डर रहे हैं ना उससे ज्यादा जितना डरा रहे हैं उससे ज्यादा डर भी रहे, क्योंकि KP की जो असेंबली थी उन्होंने तोड़ी नहीं। अगर वो सारी कश्तियां जलाना चाहते तो सबसे पहले KP की असेंबली तोड़ते। क्यों नहीं तोड़ी सर आपने KP की असेंबली, अगर आप इलेक्शन चाहते हैं तो? नहीं, देखिए ना, जो आप अपने जो पत्ते हैं वो वक्त के ऊपर खेलते हैं। हर पत्ता अगर आप पहली वक्त खेल दें अच्छा, तो फिर तो आप बैठ जाएंगे। तो अच्छा, सारी चालें अगर आपने चल दी अच्छा, तो फिर उसके बाद आपके पास चलने के लिए क्या रह गया? अच्छा, तो ये जो खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली है ये भी ताश के उन्हीं पत्तों में से है। स्ट्रेटेजी का अपने वक्त के आने के ऊपर ठीक है वो चले। अच्छा सर, ये भी कहा जा रहा है खान साहब ने कुछ नंबर्स ब्लॉक कर दिए, ऐसा सुनने में आ रहा है, और शेख साहब ये कह चुके हैं मेरे प्रोग्राम में, वो ये कहते हैं नहीं जनाब राब्ते तो बहाल है, राब्तों में तो कोई मसला नहीं है। आपके पास क्या इत्तला है, राब्ते चल रहे हैं सर? देखिए ये इसके ऊपर आई वुड नॉट लाइक टू कमेंट। किसी से कोई राब्ता हुआ है? किसी से भी? किसी से कोई राब्ता हुआ? जिस तरह मैंने कहा कि अभी इसके ऊपर कमेंट मुनासिब नहीं है, बाद में इंशाल्लाह इस पे बात। अच्छा चले, मैं इस सवाल को थोड़ा और आगे लेकर जाता हूं। मुझे ये बताइए सर, हुकूमत ने आपसे कोई राब्ता किया? क्या आए बैठे टेबल टॉक करते हैं, टेबल पर बैठकर बात करते हैं, छोड़े इन लॉन्ग मार्च को, पाकिस्तान की भलाई के लिए काम करते हैं, हुकूमत से राब्ता? हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है बात करने में। अच्छा, प्रोवाइडेड आप इलेक्शन की डेट अनाउंस करते हैं। आप इलेक्शन की डेट अनाउंस कर देंगे तो उसके बाद बैठ के रिफॉर्म्स की भी बात जो है वो होनी है। इलेक्शन कमीशन आपने जो है वो नया लेके आना है। जाहिर है इस इलेक्शन कमीशन के तहत तो इलेक्शन नहीं हो सकते। आपने नया इलेक्शन कमीशन बनाना है, रिफॉर्म जो भी आपने करनी है वो हो सकती है, लेकिन उसके लिए इम्पोर्टेंट ये है कि पहले जो रूलिंग हम पार्टीज हैं
वो अपने आप को एक इलेक्शन डेट के लिए कमिट करें। ठीक है। अच्छा, दूसरा एक अहम बात, ये जो इस वक्त हुकूमत की बड़ी जमातें हैं, मुस्लिम लीग नून कह लें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कह लें, आपको लग रहा है इनमें इलेक्शंस करवाने पर इत्तेफाक नहीं है? जरदारी साहब रुकावट है काफी बड़ी इलेक्शंस के दौरान, या इलेक्शंस ना ही हो? देखिए, नून लीग और पीपल्स पार्टी के अंदर भी एक तबका है जो समझता है कि इलेक्शन होने चाहिए, और वो समझते हैं कि स्टेबिलिटी नहीं आएगी, इस्तेहकाम नहीं आएगा अगर इलेक्शन नहीं होंगे। सो मेरा ये ख्याल है कि ये जो सेन एलिमेंट है इन पार्टीज में, उनको सोचना चाहिए, समझना चाहिए और उसके मुताबिक आगे। ठीक है। शेख साहब ने कहा था मई के आखिर तक अगर इलेक्शंस की डेट अनाउंस नहीं की जाती तो मामलात उस नहज पर चले जाएंगे, हाथ में फिर किसी का कुछ नहीं आएगा। आपको लगता है ऐसे मामलात जा रहे हैं वहां पर, मामलात इस नहज पर जा रहे हैं कि किसी हाथ के कुछ भी ना आए? नहीं, मेरा ख्याल है इलेक्शंस के ऊपर अब कंसेंसस बनता जा रहा है। देखिए, अगर किसी के हाथ कुछ नहीं आएगा तो वो तो फिर इतना बड़ा इकोनॉमिक एक डिजास्टर है कि उसके लिए कोई पाकिस्तान में तैयार नहीं है। तो मेरा ये ख्याल है कि लेट्स वेट एंड होप कि ये चीजें बेहतर। खान साहब की सिक्योरिटी पर आपने खदशात का इजहार किया था, अब मुतमईन है सिक्योरिटी से? सही है सिक्योरिटी अब? अब कुछ बेहतर तो हुई है, लेकिन अभी इसमें काफी इम्प्रूवमेंट। अच्छा, कुछ थ्रेट्स वगैरह है आप लोगों को खान साहब की सिक्योरिटी के हवाले से, उनकी जान को खतरे के हवाले से? नहीं, मेरे पास। ठीक है। अच्छा सर, ये पॉलिटिकल सिनेरियो, अब पॉलिटिकल सिनेरियो आपको क्या लगता है किस तरह का होने जा रहा है आने वाले दिनों में? आप लोग जाहिर सी बात है अपनी डिमांड से पीछे नहीं हट रहे, और इस वक्त जो हुकूमत है उसमें आधे लोग हैं इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं। आने वाले वक्तों में फिर बहुत अदम इस्तेहकाम होगा, और एक्चुअली पाकिस्तान के लिए खतरात बहुत ज़्यादा है इस सारे अदम इस्तेहकाम में। सो मेरा ये ख्याल यही है कि हर सीनियर एलिमेंट जो है वो इस्तेहकाम को ही देखेगा, और वो देखेगा कि मामला ऐसे अच्छा सर, मुल्क की जो माशी सूरत हाल है इस वक्त, मईशत जो है ना वो जेर बहस काफ़ी ज़्यादा है। मुल्क इस चीज़ का मुतहम्मिल नहीं हो सकता कि इतनी बड़ी तादाद में जो है वो पैसा खर्च किया जाए और इलेक्शंस करवाए जाएं। आपको लगता है इस वक्त हो सकते हैं इलेक्शंस? लेकिन ये इलेक्शन कराने का ज्यादा जो इस वक्त बोझ है वो तो ये इकोनॉमी का तो अभी शुरू हुआ है। एक्चुअली तो ये लोगों का फैसला है कि एक इम्पोर्टेड गवर्नमेंट नहीं पाकिस्तान में चल सकती। सही है। और इस गवर्नमेंट को बहरहाल आपको जो है वो रिप्लेस करना पड़ेगा, जो एक पाकिस्तान के लोगों की इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसमें। अच्छा, ये गवर्नमेंट इसलिए नहीं दे पा कि इसको पाकिस्तान के लोगों ने मुंतखब नहीं किया हुआ, और बुनियादी जो वजह है वो ये है कि पाकिस्तान के लोगों को इसमें जो है उनको चाहिए कि वो इसमें आए। आपको लगता है सर, एक दफ़ा खान साहब ने कहा था कि जब ये साजिश हुई थी, जब ये मुदाखलत हुई थी, जिसको आप अमरीकी साजिश और मुदाखलत का नाम देते हैं, इसको रोका जा सकता था, और जो लोग रोक सकते थे उनसे राब्ता भी किया गया था, लेकिन कुछ हुआ नहीं। सर, किसने राब्ता किया था, किससे राब्ता हुआ था, क्या जवाब आया था? नहीं, ये देखिए ना, ये जिस तरह से मैंने कहा कि जैसे शौकत तरीन साहब की ब्रीफिंग हुई थी और उन्होंने इकोनॉमी के ऊपर जो है वो बात जो है वो कही थी, और इसी तरीके से जो राब्ते हैं, ये बातें हैं, वो तो होती ही रही हैं, गुफ्तगू जो है वो होती रही है। शायद नुक्ता नज़र जो है वो उस तरह से वो नहीं हुआ होगा, या वो अच्छा। कहते ना कि वो ना समझे हैं ना समझेंगे मेरी बात, दे दिल उनको और जो ना दे मुझे जुबान, इस वाला मामला हो गया। अच्छा सर, आपको लगा था की बात मैं कर लूँ, फरवरी मार्च की बात कर लूँ, आप लोगों को लगा था कि अगर खान साहब की हुकूमत चली जाती है, वजारत उज़्मा से वो हट जाते हैं, तो कह रहे थे लोग के तितर बितर हो जाएगी आपकी पूरी जमात, और कोई इतना ओवरवेलमिंग आपको रिस्पांस नहीं मिलेगा? आपने उम्मीद की थी? आपकी कि जो ओवरवेलमिंग रिस्पांस है, जी जी, इस तरह का रिस्पांस तो शायद नहीं सोचा था, पीटीआई में नहीं सोचा था कि इस तरह का ओवरवेलमिंग रिस्पांस जो है वो मिलेगा। और एक्चुअली लोगों ने जो ये चेहरे देखे हैं जिन्होंने इमरान खान को रिप्लेस किया है, उनका भी एक बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ कि कंट्रीब्यूशन है इतने बड़े ओवरवेलमिंग रिस्पांस की। तो आपको क्या लगता है सर, इस वक्त मुल्क का वजीर आजम कौन है? क्योंकि इस वक्त कहते हैं लोग कि दो वजीर आजम है, दो वजीर खजाना भी दो है। एक शहबाज शरीफ साहब है, लेकिन वो डिक्टेशन लिखते हैं कन्विक्टेड शख्स से, वो बताते हैं कि क्या करना है। एक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल, लेकिन वो डिक्टेशन लेते हैं सागदार साहब से कि करना क्या, आगे होना क्या है। नहीं, इस तरह तो कुछ, बल्कि अब तो मैंने सुना है कि सागदार ने IMF को खुद ही राब्ता किया कि क्यों ना आप मेरे साथ मुज़ाकरात कर लें। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि आपकी ऑफिशियल पोजीशन नहीं है तो हम कैसे इसको मुज़ाकरात करें। ठीक है। तो ये तो बिल्कुल एक तमाशा लगा हुआ है। और दूसरा आप देखें, ये दो हैं,
और स्टेट बैंक का गवर्नर ही नहीं है। सबसे गवर्नर बड़ा नहीं। इस वक्त प्रॉब्लम हमारा ये है कि करेंसी जो है वो डिक्लाइन हो रही ठीक है है। और वो स्टेट बैंक ने करना है, महंगाई स्टेट बैंक की जिम्मेदारी है, वहाँ पे गवर्नर ही नहीं है। इसी तरीके से दूसरा हम मसला हमारा लोड शेडिंग है, एनर्जी का इतना बड़ा क्राइसिस है, आपके पास एनर्जी मिनिस्टर ही नहीं है। तो आप अंदाजा लगा लेंगे ये हुकूमत किस तरह से चल रही है, इनकी प्रायोरिटीज आपने क्या कभी आपने कभी सोचा था मरियम नवाज साहिबा आपकी जबान बोलने लगेंगी, जो आप मुतालबा कर रहे हैं वो भी मुतालबा करने लगेंगी, राना सनाउल्लाह लेकिन खैर वो आपके मुतालबे पे नहीं चल रहे, लेकिन मरियम नवाज कह रही है इलेक्शंस करवा लें। नहीं, ओपिनियंस तो डेफिनेटली वहाँ पे मुख्तलिफ है और वहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है कि इलेक्शन कराने चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है कि नहीं अभी नहीं कराने चाहिए। तो देखते हैं, लेकिन मुझे लगता है ये अल्टीमेटली सारी पार्टीज जो हैं वो इलेक्शन पे कंसेंसस इत्तेफाक की राय कर लेंगे। चलें फॉरेन फंडिंग की बात कर लेते हैं सर। फॉरेन फंडिंग का फैसला आपको लगता है आपके खिलाफ आ सकता है, क्योंकि एक फैसला तो मुनहरिफ अराकीन के हवाले से इलेक्शन कमीशन का आपके खिलाफ आ चुका है। आपको हैरानी हुई थी या आपने कहा था कि ऐसा ही फैसला आना है, फॉरेन फंडिंग में भी ऐसा ही फैसला आना है आपको लगता है? नहीं, हमारा तो एक्सपेक्टेड था, कोई बंदा नहीं सोच रहा था इलेक्शन कमीशन से भी इंसाफ मिलेगा। अच्छा। क्योंकि इलेक्शन कमीशन में जो हालात हैं वो आपके सामने है और इसीलिए इलेक्शन कमीशन की तब्दीली का भी मुतालबा किया जाता है, क्योंकि वहाँ बहुत ही वन साइडेड इस वक्त मामला जो है। इतलात के आप वजीर रहे सर, आपके पास खबरें तो ठीक ठाक होंगी, फवाद चौधरी साहब के पास खबरें तो ठीक ठाक होती हैं। 700 अफराद की फहरिस्त तैयार कर ली गई है, खान साहब भी उसमें शामिल हैं। लगता है आपको नून लीग गिरफ्तार कर लेगी, हुकूमत गिरफ्तार कर लेगी खान साहब को? लेकिन ये इससे आप बताइए कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त डिवीजन बढ़ेगी या कम हो? ज़ाहिर डिवीजन बढ़ेगी। और इस वक्त क्या हमें डिवीजन बढ़ाने की जरूरत है या कम करने की? ओके। अगर हुकूमत ये रास्ता लेगी तो फिर ठीक है, फिर और पाकिस्तान में तैयार मसाइल है इसका होंगे। मतलब आप? इकोनॉमी इनसे संभल नहीं रही है, गवर्नेंस इनसे संभल नहीं रही है, पंजाब में ये गवर्नमेंट बना नहीं पाए हैं, तो कैसे ही आगे चलेंगे? दिस इज वेरी कॉम्प्लेक्स। हुकूमत जाने के बाद तहरीक इंसाफ का आप लोगों का जहांगीर तरीन से कभी राब्ता हुआ, कभी बातचीत हुई कोई? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि इनका पार्टी का कोई हुआ। अच्छा, और खान साहब की हुई मुलाकात, बात जहांगीर तरीन साहब से? नहीं, मेरा नहीं। अच्छा चले, बहुत शुक्रिया। साथ मौजूद थे फवाद चौधरी साहब और ये बता रहे थे कि जनाब तैयार हैं हम लोग, 700 अफराद की जो फहरिस्त है उसके वाले से भी तैयार है, तमाम सूरत हाल का बड़ी ज़बरदस्त तरीके से जवाब दे रहे थे। एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो जनाब फैसल करीम कुंडी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, हमारे साथ मौजूद होंगे। सवाल उनसे बड़ा सिंपल सा है कि इस सारे सिनेरियो में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहां खड़ी है, क्योंकि इस वक्त नून लीग वर्सेस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, जो भी हारे जो भी जीते नुकसान इन दोनों में से किसी एक का होगा, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसी तरह से इस सारे मैच को देख रही है कि जनाब पॉपकॉर्न हमारे हाथ में, देखते हैं क्या होने जा रहा है। तो जनाब उनसे हमारे साथ बातचीत है कि एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। डोंट गो एनी। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं और शहबाज शरीफ की जो हुकूमत है हिचकोले खाती हुई नजर आ रही है। क्यों जनाब? अगर आप ये मुझसे सवाल करेंगे तो जवाब उसका ये है कि जितनी शिद्दत के साथ इनके इत्तेहादी जो उस वक्त अपोजिशन में थे, ये कह लें कि उस वक्त खान साहब के इत्तेहादी थे, वो जिस तरह से पीडीएम में शामिल हो रहे थे या पीडीएम की तरफ आ रहे थे, अब उतनी ही शिद्दत के साथ वो इलेक्शन का मुतालबा कर रहे हैं। जनाब मौलाना फजल रहमान साहब वो पहले ही कह चुके हैं। इसके साथ साथ आज मुत्तहदा कौमी मूवमेंट ने भी शहबाज शरीफ साहब से ये मुतालबा किया है कि इलेक्शंस की तरफ चले जाएं, क्योंकि सूरत हाल इस वक्त काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती हुई नजर आ रही है। लेकिन सारी सूरत हाल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद से या उससे पहले से वाज़ेह है कि जनाब वो इलेक्शंस चाहते नहीं है। फैसल करीम कुंडी साहब इस वक्त में ज्वाइन करें। सर वेलकम टू द शो। ये बताइएगा कुंडी साहब कि अभी मुलाकात हुई है और जब ये मुलाकात हुई है उसमें ये कहा गया है मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की जानिब से कि आप लोग इलेक्शंस करवा दें, तो सर आपसे भी मुशावरत करेंगे। नून लीग ये सारा टोकर अपने सर पे लेके तो नहीं जाएगी, आप लोग भी मुशावरत करेंगे। तो आप लोगों ने अंदर से मुशावरत कर ली है, इलेक्शंस की तरफ जाना है नहीं जाना? देखें, मुख्तलिफ पॉलिटिकल जो एलाइज हैं उनके साथ वज़ीर आज़म की मीटिंग हुई है, हर किसी का अपना डेफिनेटली मशवरा होगा। आपकी इंफॉर्मेशन के मुताबिक शायद इनके हमने अर्ली इलेक्शन का मशवरा दिया है। बिल्कुल कर दिया सर। मैं नहीं समझता, मैं समझता हूँ कि अच्छा। इस पे जो है मेरी अपनी ज़ाती राय मैं कहूँगा कि इस मुल्क को बहरान से निकालने के लिए सबको सोचना पड़ेगा। इलेक्शन इस मुल्क को बहरान से निकालने है,
फॉर एग्जाम्पल अब ये कर लेते हैं कि इलेक्शन कल हो जाते हैं और ये हुकूमत दोबारा आ जाती है, फिर क्या मुल्क को बहरान से निकाल सकते हैं? लेकिन लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी तो कर लेंगे ना। वो कहेंगे कि हमें 5 साल का टाइम चाहिए, मुल्क को बहरान से निकाले। देखिए अभी हमें जो है डिलीवर करना पड़े, ठीक है मैंडेट हमारा नहीं, हमें अदम एतमाद के जरिए आए हैं, लेकिन हमें डिलीवर करना पड़ेगा। हमें लोगों को जो है सहूलियात देनी पड़ेंगी, चाहे वो बिजली की मद में हो, चाहे पेट्रोल की मद में हो, चाहे रोजमर्रा की अशिया की मद में हो, ताकि लोगों को फर्क पता चल सके कि पिछली जो हुकूमत थी जिसने इस मुल्क को सत्यानाश किया था और आज जो हुकूमत आई है, LIS की हुकूमत आई है, ये हमें रिलीफ दे रही है। अच्छा, उसकी बुनियाद पर आप आगे जाके इलेक्शन लड़ सकते हैं। ठीक है। तो लिहाजा जो है अगर ये चीजें कि आपको मुल्क एक उसमें मिला है, बुरान की सूरत में मिला है, या एक ऐसी सूरत में मिला जब जो है बहुत ही मुश्किल हालात थे। 2008 में अगर आप देखें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जब हुकूमत मिली थी तो उस वक्त भी एक डिक्टेटर ने पाकिस्तान, एक बारूद से भरा पाकिस्तान हमें दिया था, खुदकुश धमाकों का पाकिस्तान दिया था, टारगेट किलिंग का पाकिस्तान दिया था, लेकिन हमने अपने LIS के साथ मिलकर इस मुल्क को खुशहाली की तरफ लेके गए और बहुत हद तक हमने जो है उस चीज पे कंट्रोल किया, ऑपरेशन किए, स्वात ऑपरेशन किया, वजीरिस्तान ऑपरेशन भी उस वक्त था, फिर 2010 में सैलाब भी आया, उसको भी फेस किया। तो बहुत सी ऐसी चीजें थी जिसको फेस किया और मुल्क को जो है एक तरक्की की तरफ गामजान किया और आगे जो फिर उसके बाद हुकूमत आई उसको आगे चलाते रही। और फिर लेकिन सर कतई कलामी की माफी, मैं आपसे जानना चाहूंगा सर, उस वक्त आप लोगों को यह अंदाजा था और आप लोगों की कोशिश थी, क्योंकि 2008 में आपकी जमात हुकूमत में आई थी, 2008 के बाद 2013 तक आपने इलेक्शन हुकूमत करनी थी, लेकिन आप लोगों को ये बात का अंदाजा था, पता था कि हमने 5 साल पूरे करना है, आपने बड़ी खूबसूरती से उसको चलाया भी। शहबाज शरीफ साहब को तो ये नहीं पता कि जनाब उन्होंने 1.5 साल रहना है, नहीं रहना है, वो शॉर्ट टर्म पॉलिसी लाए, लॉन्ग टर्म पॉलिसी लाए, महंगाई बढ़ाएंगे तो सर उनकी तो सियासत ही दफन हो जाएगी ना, आपको नहीं लगता? देखिए फिलहाल तो उनको शॉर्ट टर्म के लिए करना पड़ेगा। इस पार्लियामेंट को 1.5 साल का मुद्दत रह रहा है, जो 1.5 साल में जो है वो उन्होंने इस चीज को जो है वो ओवरकम करना है, तो आपको शॉर्ट टर्म जो है प्लानिंग करनी पड़ेगी। हम शॉर्ट टर्म में इस मुल्क को बहरान से किस तरीके से निकाल सकते हैं, क्या सहूलियात हम लोगों को दे सकते हैं, क्या चीज हम कर सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म पॉलिसी को पे आपको आना पड़ेगा, शॉर्ट टर्म पॉलिसी पे जो है इस चीज को जो है आप उसको करें। और असल हुक्मरान या असल पॉलिटिक्स, असल जो है वो आपका जो है बहरान में मुश्किल वक्त में असल लोगों को पता चलता है। अगर आप एक स्मूथ मोटरवे पे जा रहे हैं और गाड़ी चला रहे हैं तो उस ड्राइवर को क्या पता चलेगा? जब आप बम्पी रोड्स पे जाएंगे तो ड्राइवर को पता चलेगा कि किस तरह की कितनी महारत का अमल है। तो लिहाजा जो है मुश्किलात मुल्क पे, कौमों पे, खानदानों पे आती हैं और फिर जो है खानदान के बड़े बैठ कर उस खानदान को उन जगह उनको जो है वो बहरान से निकालते हैं। तो हम सबको मिलकर जो है बैठकर इस मुल्क को बहरान से निकालना पड़ेगा। हमारे ऊपर जिम्मेवारी है, हम इस जिम्मेवारी को ओन करें और इस मुल्क को बहरान से निकालें और अवाम को। लेकिन सर मेरा सवाल आपसे वही है कि जरदारी साहब ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो अभी उन्होंने कुछ दिन पहले की थी, ऐलान कर दिया था कि हम तो चाहते हैं कि पार्लियामान अपनी मुद्दत पूरी करे, लेकिन आज भी आपकी मीटिंग हुई, आप लोगों की नजर है डॉलर पे, आपने महंगाई मार्च किया था, डॉलर पर नजर है, महंगाई कहां जा रही है सर? देखिए पहली बात तो ये है कि जब आप मुल्क को जब बहरान से निकालेंगे, आप लोगों को सहूलियात देंगे, आप इस चीज़ पे जो है वो अब आप जब टेक ओवर करेंगे तो डॉलर की कीमत जो है वो कम होगी। हमारे दौर में भी यही था, 2008 में हमने डॉलर को जो है प्रेसिडेंट जरदारी साहब ने कंट्रोल रखा। अच्छा। आज भी उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को अपने लेवल पे जो है जो मशावरत थी, मशवरत हो रही है। दूसरी बात ये है कि देखें ये चीज़ें तो करनी पड़ेंगी। आपको जो है जरदारी साहब ने जो मशवरा दिया वो इसलिए दिया कि चेयरमैन बिलावल साहब जब सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए, उन्होंने चीफ जस्टिस के सामने, जजों के सामने खड़े होकर अपने बताया कि हम इलेक्टोरल रिफॉर्म्स चाहते हैं और उसके बाद हम फ्री एंड फेयर इलेक्शन चाहते हैं और फिर ये अवाम जिसको भी मैंडेट दे, जिस जमात को भी मैंडेट दे, उसको हक हुक्मरानी हासिल है। लिहाजा हम इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की तरफ जाना चाहते हैं कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हो, इस मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, ताकि कोई भी आज इलेक्शन आप करें जो जमात हारी की बोलेंगे धांधली हो चुकी है जो है। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये चीजें नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में जब वो आए थे तो उन्होंने कहा था, चीफ इलेक्शन कमीशन ने, कि 7 महीने चाहिए डिलिमिटेशन के लिए सेंसस वाले सूबे, क्योंकि जो है पिछली दफा जो सेंसस का वो हुआ था वो प्रोविजनली आपने इलेक्शन कराया था। सर ये तमाम टेक्निकलिटीज अपनी जगह पे है, टेक्निकलिटी अपनी जगह पे, लेकिन सर ऑफ द रिकॉर्ड नून लीग वाले शिकवा करते हैं पीपल्स पार्टी में ऐसे दोहराए पर लिया गई है, क्या नाम से महंगाई कंट्रोल हो रही है, अब मईशत नहीं संभल पा रही है, नाम इस पोजीशन पर हैं कि इलेक्शन अनाउंस कर सकें, इलेक्शन अनाउंस करते हैं तो मुश्किल, नहीं अनाउंस करते हैं या कीमतें बढ़ाते हैं तो मुश्किल, IMF को मुश्किलात का सामना, फिर IMF से डील कैसे करेंगे? खैर 18 तारीख को उनकी मीटिंग तो हो रही है। सर आवाज आ रही है? पहली बात तो यह है कि हम इशारों की ज़बान समझते नहीं है।
आप हमें प्रैक्टिकल बताएं, इशारों की जबान तो हमें नहीं समझ लगी। जिनको कोई मसला है देखिए, मशावरत उनको चाहिए, उनको सपोर्ट चाहिए, हम बिल्कुल करेंगे। 2008 में मैंने आपको ये सूरत हाल बताई, उससे बुरी सूरत हाल भी थी, ठीक है, उस वक्त भी तुम हुकूमत में थे। उस वक्त PMLN 2-3 महीने बाद जो है हमें छोड़ के चली गई थी। विसाखदार साहब फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा ये तो हुकूमत चलने की नहीं है, तो बस बहाल नहीं कर रहे थे ना, हम निकलेंगे और अगले हफ्ते और अगले महीने हुकूमत बैठ जाएगी। अच्छा, और अल्लाह आप लोगों को भी भला करे, मीडिया के दोस्तों का। रात को जब सोते थे लग रहा था कि हुकूमत नहीं होगी, सुबह उठते हुकूमत होगी थी। 5 साल इसी पे हमने गुजारे और फिर हमने इस चीज को ठीक किया। तो लिहाजा देखें, मैंने यही कहा कि आप क्राइसिस से मुल्क को निकालेंगे तो आपकी लीडरशिप। तो सर वो अकेले क्यों चलाए गाड़ी? आपने तो उनके चलाए ना गाड़ी। अच्छा सर, मैं आगे बढ़ता हूँ। 20 मई को ये ऐलान करेंगे कि किस तारीख को इस्लामाबाद की तरफ आ रहे हैं। आप मुतमईन है, आप डील कर लेंगे उनसे, अच्छे तरीके से डील कर लेंगे। आपने क्या मशवरा दिया शहबाज शरीफ साहब को सारे मामले को टैकल करने के लिए? इसके ऊपर जब अनाउंसमेंट होगी तो बात करेंगे। अब इमरान खान साहब तो भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, किस तरीके से इनको हुकूमत मिल जाए। कर रहा है अब तो देखिए, हुकूमत जाने के बाद रोजाना की बेस पे जलसे कर रहे हैं। अच्छा करें, जलसा करना चाहिए। सियासी बंदे हैं, उनको करना चाहिए। दिन में 2 जलसे करना चाहिए, एक करना चाहिए, एक सुबह और एक शाम। अच्छा, 2 जलसे, लेकिन कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए। अगर कानून को हाथ में लिया जाएगा तो डेफिनेटली जो है वो कानून हरकत में आएगा। अच्छा, बाकी करें, धरना दें, जलसे करें, जुलूस करें, ठीक है, लेकिन इलेक्शन तो हुकूमत की मर्जी का होगा। इमरान की मर्जी की अभी तो इलेक्शन नहीं हो सकता। अगर ये कहें कि आप फलां तारीख को अनाउंस कर दो वरना ये हो जाएगा, हम फलां तारीख को अनाउंस नहीं कर रहे। आपने जो करना है कर लें। आपने धरना देना है, बिल्कुल धरना दें। कानून को हाथ में न लें तो आप बिल्कुल धरना कर सकते हैं, जमहूरी हुकूमत है, लेकिन कानून को हाथ में लेंगे तो। अच्छा, लेकिन सर सवाल लोग ये भी करते हैं कि जरदारी साहब कह लें या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कह लें, वो इसलिए इलेक्शन से भागती है, सिंध को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहती, उनके लिए बड़ी फेवरेटेबल पोजीशन है इस वक्त सिंध। तो आपको लगता है आप इसीलिए नहीं करवाना चाहते इलेक्शंस, या उसकी हिमायत में नहीं है क्योंकि सिंध आपके यहाँ से चला जाएगा? देखें, पहले ये बात हो रही थी कि पीपल्स पार्टी भागना चाहती है, इस्तीफे नहीं देना चाहती। हमने कहा नहीं, PDM में हमारा पहले दिन से ये मौक़िफ़ था कि अज़म एतमाद के जरिए हुकूमत को ख़त्म किया जाए। और हमने फिर देखा, हम PDM से बाहर निकले और वही अपोजिशन जमातें इसी पर राजी हुई कि जी बिल्कुल अज़म एतमाद के जरिए पिछली हुकूमत को हटाई, और अज़म एतमाद के जरिए हमने कामयाब करके हमने वो अज़म एतमाद जो है वो कामयाब की। तमाम पार्टियों ने मिलकर मेहनत की और वो जो है इमरान को निकाला। हमको इलेक्शन से फरार नहीं करना चाहिए। ठीक है, लेकिन सर एक चीज ये भी तो ना, के खिलाफ मार्च किया था। आपको नहीं लगता महंगाई इस वक्त काफी ज्यादा है? डॉलर 195, आप 192 पर 182 पर आया था तो आप लोग चिल्लाने लग गए थे। अब महंगाई पे आप लोगों को नहीं कोई परेशानी, कोई तहफ़्फ़ुज़ात नहीं है? सर महंगाई की बिल्कुल, हमारा जब खान साहब की हुकूमत आई थी $100 की कीमत क्या थी और जब छोड़ के गए उस वक्त क्या थी। लेकिन बिल्कुल हमारी मीटिंग में ये बात हुई है। हमने महंगाई के हवाले से भी बात की है, हमने डॉलर के हवाले से भी बात की है। मैं आज आपकी तवज्जो से लोड शेडिंग की भी बात करता हूँ। वफाकी वजीर साहब ने शायद कहा कि 0 लोड शेडिंग है, लेकिन मैं इसे बिल्कुल आमादा नहीं हूँ। लोड शेडिंग जिस इलाके से मेरा ताल्लुक है उधर वहाँ पर आज भी 14-14, 16-16 घंटे लोड शेडिंग है। मे भी लोड शेडिंग ना हो, वापडे वाले इसको बंद करते हो, लेकिन ये काम वफाकी वजीर साहब का है, उनकी डिपार्टमेंट को खत्म करें और कम करें। क्योंकि जो चीज़ भी है, अगर आप बयान दे रहे हैं कि लोड शेडिंग 0 है तो फिर 0 होनी चाहिए। फिर अपने डिपार्टमेंट से पूछें कि 14-14 और 16-16 घंटे लोड शेडिंग क्यों हो रही है। लोड शेडिंग पे भी काबू पाना पड़ेगा। बहुत से ऐसे मसाइल हैं, बिजली के हवाले से हैं, चाहे वो गैस के हवाले से हैं, डॉलर के हवाले से, महंगाई के हवाले से। हम बिल्कुल मशवरे चलिए सर, टाइम की किल्लत है, वरना डिटेल में आपसे बात करते हैं। और क्योंकि जनाब तहफ़्फ़ुज़ात तो आपको भी है, महंगाई के हवाले से, बिजली की लोड शेडिंग के हवाले से आपको भी तहफ़्फ़ुज़ात है। एक ब्रेक लेते हैं। हसन निसार साहब ने एक ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन करना है, उनसे तज़किया लेंगे। जनाब अभी दोनों पॉलिटिकल पार्टीज का मौक़िफ़ आपके सामने रखा, लेकिन तज़किया उनसे लेंगे क्योंकि सियासत पर उनकी गहरी नज़र होती है। क्या होने जा रहा है, क्या मामलात होने जा रहे हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हसन निसार साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। जनाब प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। सूरत हाल इस वक्त काफ़ी ज़्यादा गंभीर होती हुई नजर आ रही है। मुस्लिम नून के लिए ना ऐसे मामलात हैं कि वो इलेक्शन अनाउंस कर सके तो उसके लिए आसानी हो जाए, और ना ही ऐसे मामलात हैं कि वो मईशत को कुछ हद तक कंट्रोल कर सके। तो जनाब सूरत हाल है क्या? हसन निसार साहब इस वक्त मेरे साथ ज्वाइन कर रहे हैं और उनसे मजीद बात करेंगे, उनसे उनका तज्जिया लेंगे कि इस वक्त मुस्लिम नून जो है वो किस दौराहे पर आके खड़ी हो चुकी है। हसन निसार साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर ये बताइएगा,
मुस्लिक नून अब अपने इत्तेहादियों से बातचीत कर रही है। शहबाज शरीफ साहब अपने इत्तेहादियों से मुशावरत कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि इलेक्शंस की तरफ चलते हैं। इस तरह की बातचीत की जा रही है, लेकिन जरदारी साहब के बारे में लग रहा है कि वो इलेक्शंस नहीं चाहते। तो आपको क्या लग रहा है, सूरत हाल इस वक्त तसादुम की तरफ जा रही है? देखिए, तसादुम तो बड़ी देर से चल रहा है। तसादुम तो बेसिकली आप 24-25 साल पहले जब पीटीआई बनी थी, उस वक्त मुझे अच्छी तरह याद है, इमरान खान कहा करते थे कि बेनज़ीर उस वक्त जिंदा थी, वो कहते थे करप्शन क्वीन, और नवाज शरीफ को कहते थे करप्शन किंग। उस वक्त तसादुम इसलिए दिखाई नहीं दिया कि ही वॉज टू वीक। अब वो इन सबको अगर आप इकट्ठा कर लें इन सबसे तगड़ा है, तो जाहिर है ये तसादुम बढ़ता चला जाएगा। और मेरा ख्याल है कि ये अज़ली और अबदी तसादुम है, ये तारीख में हमेशा रहा है। अच्छा, ये कोई नई बात नहीं। और ये वक्त के साथ साथ ज्यादा तेज और जहरीला होता चला जाए। अच्छा, आज जो कुछ इन्होंने किया है वो कोई काबिल फख्र बात नहीं है। भाई जलसा जुलूस है तुम करने, तो तुम गिरफ्तारियां किस चक्कर में कर रहे हो? लेकिन ये हमारी रिवायत है, ये हमारा ज़र्फ है, ये हमारी अंडरस्टैंडिंग है चीज़ों की, यही हमारा विजन है, तो इसलिए ठीक है। और मैं तो कहता हूं कि जिसे कहते हैं ना कि यार वो भुट्टो ने तख्ता-ए-दार पे कहा था लेट्स, उसने कहा था फिनिश इट। मैं कहता हूं कि 74-75 साल हो गए, अब कोई ना कोई नतारा हो जाए। अच्छा, या दाएं या बाएं, अच्छा, या ये या वो। ये जो लोग एक अज़ियत में जिंदा हैं, मुस्तकिल, एक जिसे कहते हैं ना बिस्तरे मर्ग में कोई बंदा नज़ा के आलम में होता है। जी जी, ये नज़ा का आलम खत्म होना चाहिए, या मौत मिले या सेहत हो। तो मजाक बनाया हुआ है। पूरी दुनिया इस बात पे हैरान है कि अजीबो गरीब तरीके से भाई कौन लोग आ गए, कैसे आ गए, 50,000 सवाल है अभी। क्या भैया, कल तक अभी बीसियों मुकदमे और जेलें और जमानतें और फलाना, आज वो सडनली दे केम इनटू पावर। तो लोगों को नहीं हजम हो रही बात ना। सही है, वो फ्रस्ट्रेट हो रही है हुकूमत। अच्छा, उन्हें हर तरफ से अंधेरा दिखाई दे रहा है। क्यों? इलेक्शन कराते हैं, इमरान लेंथों से मारेगा, साफ नजर आ रहा है। अगर कल कुछ और ना हो जाए, मुझे नहीं पता। इट्स वन ऑफ द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल कंट्रीज। लेकिन इस वक्त तक की, आज तक की, इस वक्त तक की जब हम दोनों बात कर रहे हैं, सूरत हाल यही है। वो लेंथों से मारेगा। अच्छा, इलेक्शन कराते हैं तो मरते हैं, आगे लटकाते हैं तो मरते हैं, बिकॉज इकोनॉमी। और एक बात याद रखना, आप दे आर ब्लेमिंग हिम, हालांकि उसने इनका मलबा भुगताया है। अब इमरान का मलबा और उससे पहले बरस से इकट्ठा होने वाला कर्जे का इनका मलबा, वो इकट्ठा होके कुदरत ने इनकी गर्दनों पे डाक फेंक दिया। अब किसी का मन का टूट रहा है, किसी की रीढ़ की हड्डी टूट रही है, और डेस्परेशन का आलम है, और ये और गलतियां करेंगे। जनाब इस वक्त सबसे अहम मामला जो है वो मईशत का है, और ये एक ऐसी हड्डी बनती जा रही है कि जनाब ना वो उगल सकते हैं और ना ही निगल सकते हैं। उनके लिए मुश्किलात काफी ज्यादा बढ़ती चली जा रही हैं। जरदारी साहब की अगर बात की जाए तो जरदारी साहब ने इलेक्शन में जाने के लिए शर्त रख दी है कि इलेक्शन इस्लाहात कराई जाए। और वे इस्लाहात क्या हैं जनाब? ईवीएम को खत्म किया जाए, बैरून मुल्क पाकिस्तानियों का जो वोट है उसको महदूद किया जाए या अलग किया जाए। आपको क्या लगता है सर, क्या होने जा रहा है आने वाले वक्तों में? मैं यही तो अर्ज करके हटाऊं कि करवाते हैं तब मरते हैं। कुदरत ने इन सब सांपों के मुंह में छिपकलियां, कोड़ किलियां ठोस दी हैं। अच्छा, इन सब के मुंह में। अब इन्हें समझ नहीं आ रही, ये इन सांपों को समझ नहीं आ रही, सियासी सांप हैं ये, तो इनको समझ नहीं आ रही कि ये कोड़ किरली या छिपकली जो भी है, इसको निगलें के उगलें। अच्छा, अब ये इन लोगों की अपनी हिमाकत, बदतरीन ज़हनी तौर पे मफलूज और माजूर लोग हैं। देखो बात सुनो आप भाई मेरे, बरसा बरस पे फैली हुई एक मखासमत, मैं दुश्मनी नहीं कह रहा, मखासमत की दास्तान है पीपल्स पार्टी की। पीपल्स पार्टी को जाली तरीके से
मसनूई तरीके से वारदातों के साथ पंजाब से फारिग किया गया। सही है। इनकी ये पागल हैं। देखो, बलोच इंतकाम कभी नहीं भूलता। सरदारी बलोच है। कैन यू हेयर मी? यस सर। आप सुन रहे हैं? जी जी मैं सुन रहा हूं सर। अच्छा, बलोच इंतकाम नहीं भूलता। और बलोच की डेफिनेशन इंतकाम की ये है कि बाजू पे कितने साल इंतकाम लेना चाहिए। बाजू पे तेल मलो और तिलों की जो है ना मटका उसमें डालो, बाहर बाजू निकालो। जितने तिल बाजू के साथ होंगे उतने 100 साल इंतकाम लेता है बलोच। ये अहमक है। जिसकी जबान काटी उसका दिल, उसमें नफरत, गुस्सा, अनाद, इंतकाम। इन्होंने जाली तरीके से पीपल्स पार्टी से पंजाब छीना था, मैं जानता हूं। कैरेट एंड स्टिक दोनों इस्तेमाल हुए। कैरेट एंड स्टिक, ताकत भी और दौलत भी इस्तेमाल हुई। जाली तरीके से उनको यहां से निकाला, जरदारी की जबान काटी। जरदारी साहब की अहलिया के बारे में क्या क्या गुफ्तगू नहीं करते रहे। कल तक ये खुद आसफ जरदारी की अंतड़ियां निकाल रहे थे। ओ भाई, बलोच भूल जाएगा। उसने ऐसा इंतकाम लिया है कि आज समझ गई है इन्हें। ये हर तरफ से घिर चुके हैं और मेरा ख्याल है ये कुदरत का इंतकाम है। ठीक है। पाकिस्तानी अवाम बेबस हो गए थे, कोई कुछ नहीं कर सका। सर आपको लगता है अब नेचर कैलकुलेशन अपना फैसला सुनाएगी, देखते हैं। कैलकुलेशन कुछ गलत हो गई पीडीएम की जब ये अपोजिशन में थी, नून लीग, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। इनको ये लग रहा था कि खान साहब की वजारत उज़्मा जाएगी तो उसके बाद ये पूरी पार्टी तितर बितर हो जाएगी, कोई इधर निकल जाएगा, कोई इधर निकल जाएगा। इनको इतना नहीं पता था कि सर इतनी मकबूलियत जो शायद 2018 में नहीं थी, 2014 में नहीं थी, वो 2022 में मिल जाएगी। ऐसा है? 100% है। और इसी को मैं कुदरत का इंतकाम कह रहा हूं। मैं चीजों को एनालाइज करना जानता हूं, लेकिन सच्ची बात है इस बात का तसव्वुर मुझे भी नहीं था। मैं अभी बातें हाँकने वाला आदमी नहीं हूं। मैं एनालाइज करना जानता हूं, इस साइंस से वाकिफ हूं। लेकिन ये तो मेरे शोर में ये बात थी नहीं, मेरे तो वहम गुमान पे भी नहीं था। इसीलिए मैं इसको कुदरत का इंतकाम कह रहा हूं। खुद नवाज शरीफ या ये मौलाना फजलुर रहमान वगैरह, ये जितने भी लोग हैं, ये बहुत छटे हुए सियासतदान कह लो या जो भी कह लो, ये बहुत एक्सपीरियंस, सीजन, पक्के, पीडे, कुन्ने, मीसने सियासतदान हैं। इन सबके अंदाजे गलत हो गए तो हम क्या बेचते हैं भाई? मेरा भी यही गुमान था। सच्ची बात यह है कि इमरान जिन हालात में जा रहा है, लेकिन कुदरत है, ये करिश्मा है, ये मौजज़ा है। जब फुदकते फिर रहे हैं, मरियम के जलसे तो 1/4 भी नहीं है, और क्या है इनके पास बेचने को? और जैसे जैसे महंगाई, अभी आप देखना, मैंने चंद रोज पहले एक आध दिन पहले मैंने अपने प्रोग्राम में कहा है कि ये जुगाड़िए हैं ना जितने, ये सैंडविच हो गए 2 आइस के दरमियान। अच्छा, आई फॉर इमरान, आई फॉर IMF। आप देखते जाओ। हसन निसार साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। जनाब, सूरत हाल इस वक्त काफी ज्यादा गंभीर होती हुई जा रही है और हर गुजरते वक्त के साथ सूरत हाल काफी ज्यादा बदलती हुई भी जा रही है। आज मैं आपसे बात कर रहा हूं तो हो सकता है कल जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो नून लीग इलेक्शन में जाने का मूड बना चुकी हो। सलमान मिर्जा को दीजिए इजाजत। जिंदगी रही, सेहत रही तो कल 11 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।